हिंदुस्तान में भी और दीगर जगहों पे भी शराब भी पी रहा है, जिना भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, तो आप कैसा मुसलमान समझेंगे? आपके हिसाब से अंबर जैदी मुस्लिम है कि नहीं है? अंबर जैदी आपके हिसाब से मौलाना साहब बताइए मुस्लिम है कि नहीं? आप बताइए। मैं तो मानता हूँ इनकी निजी जिंदगी का नहीं पता। निजी जिंदगी में ये अपनी निजी जिंदगी में नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, रोजा रखती है, ये जानेंगे ना। मुझे क्या पता उसका, मुझसे बहुत दूर रहती है। अच्छा, मुझे क्या पता अंबर जैदी कैसी है? अंबर जैदी जी, आप मुसलमान है कि नहीं? तो भारतीय मुसलमान हूँ और ये बात सब जानते हैं। रशीदी साहब वैसे मुझे पर्सनली जानते हैं, लेकिन ये बात कहना नहीं चाहते, बड़ी अफसोस की बात है। खैर, जो रशीदी साहब जिंदगी नहीं जानता। अरे देखिए, जानना एक है, क्या बोल रहे हैं आप? ये मेरे ऑफिस आ चुके हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मुझे ऑफिस आने के बाद क्या निजी जिंदगी जान जाता है आदमी? निजी जिंदगी का मतलब ये होता है कि आप इस्लामिक रूल को फॉलो करते हैं। मुझे नहीं पता, आप बताइए, नहीं जानते 7-8 सालों से। आप हजारों बार मुझसे मिले और आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं जानते। आपके हिसाब से अगर मौलाना नदीमुद्दीन भी अगर 5 बार की नमाज नहीं पढ़ते होंगे, ये पता नहीं कि ये हिंदू है, आपको नहीं पता, क्रिश्चियन है, मुझे नहीं पता आज तक, नहीं पता मुझे आज तक। एक सवाल है, क्या बताइए? आपसे मैं 50 बार मिला हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता। चलिए साजिद रशीदी जी को नहीं पता। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो रशीदी साहब की बातों से निकलता है, उन्होंने कहा कि क्योंकि ईरान में इस्लामिक कानून नाफिज है, तो इसलिए जो महिलाएं बात कर रही हैं अपनी आजादी की, तो उनपे तो वही कानून लागू होता है। यही बात कही ना उन्होंने। मान ली मैंने आपकी बात। पहली बात तो ये कि इस्लाम ये नहीं कहता, और आप ही के एक बता दूंगा आपको, बात रखने दीजिए। देखिए, नहीं, इसको भी मानिए पहले कि इस्लाम या स्कूल ऑफ थॉट्स का देश करके मैं शिया सुन्नी की बात नहीं करी, मैं सही और गलत की बात कर रही हूं। यही होता है, दिक्कत मौलानाओं के साथ होती है, वो महिलाओं को बोलने भी नहीं देते। दिक्कत ये होती है, आप क्योंकि अंबर जादी महिला, आप उनको बोलने भी नहीं देंगे। फिर आप कहेंगे कि जो है इस्लाम जो है सबको जो जहां दो अपने हिसाब से लोग जिएंगे, वो जो है अब आप इनकी तरफ से तो जो मत दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए, आपको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहते हैं कि इस्लाम, क्योंकि वहां पे इस्लामी जो भी संविधान है वो नाफिज होता है, तो इसलिए उन पे तो वही चलेगा, क्योंकि उनकी मर्जी नहीं चलती, क्योंकि इस्लाम ये कहता है। इस्लाम आपको ये बात कहता जरूर है, आप पे ये नहीं कहता कि अगर बाप की बाल की लट निकल आए, अपने सर पे दुपट्टा भी डाला हो, तो आपका सर फोड़ कर मल्टीपल इंजरीज करके सड़क पे अधनंगा करके मार दिया जाए, निकाह शकरामी की नाक काट दी जाए और उसको जान से मार दिया जाए, अगवा कर लिया जाए। ये बातें मत क्या कीजिए इस्लाम के नाम पे। आप कहिए कि मासूम लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। इस्लाम कहीं भी नहीं कहता कि आप किसी पे जबरन जुल्म करके आप कोई भी अपनी सोच नाफिज करवाइए। ये इस्लाम की बात नहीं है, ये है पॉलिटिकल अप्रोच जो महिलाओं पर लागू की जाती है। ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान एक शिया मुल्क है, मैं शिया हूं, लेकिन अगर कोई चीज गलत हो रही है तो मैं थोड़ी ना उसको जस्टिफाई करने के लिए बैठ जाऊंगी। अगर कोई भी गलत करता है तो मैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखती हूँ। आप बोलिए कि गलत हो रहा है इस्लाम के नाम पर, जानकार है तो गलत हो रहा है। डिबेट शुरू हुई तो आप अपने बाल ठीक कर रही थी, और मैं थोड़ा सा देख रहा था तो कई जगह कई मौलाना कह रहे भाई हिजाब की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बाल ढकना इस्लाम में बड़ा जरूरी है। बाल गैर मर्दों के सामने आपके बाल जो हैं सामने नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। और कल क्या ऑब्सेशन है, बाल किसी को क्या दिक्कत दे रहे हैं? अगर मेरे बाल खुले हैं, किसी के भी बाल खुले हैं, स्वाति जी के बाल खुले हैं, करोड़ों अरबों महिलाओं के बाल खुले होते हैं। एक बाल या बालों को देखकर महिलाओं को किसी को क्या हो सकता है? मेरी समझ में तो ये सवाल आज तक नहीं आया कि बाल किस तरह का ऑब्सेशन है मर्दों के लिए या बालों को क्यों ढकना है। लेकिन सवाल जो आज बड़ा खड़ा होता है अशोक जी, वो ये है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया हमारी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही थी। जो फैसला आया था उसको लेकर मुझे खुद भी बड़ी उम्मीद थी कि एक यूनानिमस वर्डिक्ट आएगा, लेकिन यूनानिमस नहीं रहा, स्प्लिट वर्डिक्ट रहा। एक तरफ तो
जस्टिस गुप्ता ने जो हाईकोर्ट का फैसला था उस पे स्टेटस को मेंटेन किया और उसके खिलाफ जो याचिकाएं रही थी उनको खारिज कर दिया। दूसरी तरफ जस्टिस धुलिया ने जो बात कही है इंडिविजुअल की चॉइस की, लेकिन जो ये विवाद था अशोक जी, हमें उस पे फोकस करना चाहिए। विवाद था स्कूलों में, क्लासरूम में हिजाब को पहनने के लिए, जहां पर हम सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस के अधिकारों की बात करते हैं, जहां पर पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म है, क्या वहां पर भी एक अंडर एज बच्चे को यूनिफॉर्म के अंदर भी उसकी एक चॉइस हो सकती है, होनी चाहिए? बड़ा सा अजीब सा, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जस्टिस धुलिया, मुझे अंदर ये सवाल बार बार कचोक रहा है कि क्या जहां पर पहले से प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म है वहां पे भी बच्चों की मर्जी चलेगी, इंडिविजुअल चॉइस चलेगी? इंडिविजुअल चॉइस हमारी कहीं पे भी हो सकती है। करोड़ों महिलाएं बुर्का हिजाब पहनकर घूम रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि आज हम इंडिविजुअल चॉइस के नाम पर क्लासरूम में महिलाओं को हिजाब की इजाजत देते हैं, तो कल ईरान में जो आज स्थिति है, हजारों महिलाएं, सौयों महिलाएं मर चुकी हैं। महसा अमीनी, निका शकरामी जिनकी नाक काटी, सर में मल्टीपल इंजरीज रही निका शकरामी के। दुनिया भर के देश और महिलाएं उनके समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में उल्टी ही गंगा बह रही है जहां पर समान अधिकार मिले हैं। तो बड़े अफसोस की बात है, अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि आज जो मोमबत्तियां महसा और निका शकरामी के लिए जलाई जा रही है, वो कल भारत में भी मुसलमानों, किसी भी महिला के लिए जलाई जा सकते हैं। सिर्फ अंबर जैदी नहीं, वो स्वाति गोयल शर्मा भी हो सकती है, उन पे भी हिजाब के लिए कोई जबरन जबरदस्ती कर सकता है, उनको भी मार पीट सकता है। तो अगर आप किसी एक पे लागू करते हैं तो फिर अगले दिन सब कहेंगे सब पर लागू होना चाहिए। नहीं, ठीक है, आपने एक बात कही, मैं एक चीज को समझना चाहता हूं जी, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं ना कि जो चॉइस का मामला है, चॉइस का मामला है, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं क्या वास्तव में चॉइस का मामला है, या फिर क्योंकि चॉइस का मामला है तो फिर ठीक है, कोई मैं स्कूल की डिबेट छोड़ दी, एक बार ये हम स्कूल की डिबेट छोड़ देते हैं। मौलाना साजिद रशीदी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं, हालांकि कुछ कथित फैक्ट चेकर जो हैं इनको इस्लामी मामलों का जानकार होने पे भी सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं उस सवाल में नहीं चाहता हूं। लेकिन ये जो चॉइस का, क्या ये चॉइस का ही मामला है कि भाई अगर सवाल है चॉइस है तो फिर ये ईरान की महिलाओं को भी चॉइस में जाना चाहिए, दुनिया की महिलाओं के चॉइस में? सवाल है उसके जवाब में करना चाहती हूँ। जब कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर्स लगे हुए थे, उसमें सबसे पहले मैटर लगा हुआ था हमारी याचिका यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जो वाकई में महिलाओं की चॉइस और अधिकारों की बात है। ना उस पर कोई चर्चा हुई, ना किसी को फिक्र हुई। जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, वो देश जहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44 कहता है कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, वो देश जब समान अधिकारों को सुनिश्चित करता है इस देश के, हर देश के नागरिक को, लेकिन आज तक मुस्लिम महिलाओं को उनके समान अधिकार नहीं मिले। ट्रिपल तलाक या तलाक की बात आती है, महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं, वहां पर महिला के अधिकार की, महिला के चॉइस की बात नहीं आती। जब निकाह नामा या निकाह होता है, जबकि इस्लाम में निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें महिला की मर्जी नहीं पूछी जाती, नहीं उसे टर्म्स पूरी जाती है, जबकि इस्लाम और कुरान यह अधिकार देता है कि महिला अपनी मर्जी से शर्त रख सकती है, हैसियत के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर सकती है, लेकिन वहां नहीं देखा जाता। महिलाओं को उनके माँ बाप की प्रॉपर्टी में उनको जायदाद में हक मिलता, वो कोई नहीं देता, वो आंख के अनदेखी हो रही, वो कोई बात नहीं है। तो ऐसे कितने ही सारे मामले हैं जहां पर महिलाओं की वाकई में अनदेखी हुई। शाहबानों की हम बात करते हैं, जब शाहबानों को गुजारे भत्ते के लिए उनका हक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, 3 लाख की संख्या में इंडिया गेट पे मुसलमान पहुंचे, तो जो आज ये कहते हैं कि हम सरतन से जुदा के नारे लगे, कोई सड़क पे नहीं आया। आज अगर कोई नेता या कोई भी इस तरह का बयान देता है तो उनको लगता है कि भारत में मुसलमान खतरे में, और ये बात बार बार कही जाती है कि भारत में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दुनिया में कोई भी मुल्क उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी ऐसी व्यवस्था, ऐसी सुरक्षा, चाहे कानूनी सुरक्षा हो या कैसी भी आप इंतजाम देखे, जो भारत में स्थिति है वैसी अधिकार और स्थिति किसी को नहीं मिल सकती कहीं। यानी सर के ऊपर रखो, सर से नीचे तक अपने आप को, ये कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं इसी मुसलमान कुछ कहना मौलवी फिर ये आता है कि साहब मौलवी ने ऐसा कर दिया। इस्लाम में और दूसरे धर्मों में यही एक अंतर है, जैसे दूसरे धर्मों में लोगों ने, सनातन धर्म में जैसे मूर्ति पूजा तक नहीं थी और आज मूर्ति पूजा आ गई पंडितों की वजह से, इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम तो कुरान को फॉलो करता है और कुरान को ही फॉलो करता है। अगर मैं चिल्लाकर कहता रहूं, अगर मैं चिल्लाकर अपनी बात कहता हूं तो मुझे मानो कोई नहीं रशीदी साहब, सबसे पहले तो जलबाब कोई सर पे ढकने वाला कोई कपड़ा नहीं होता। जलबाब होता है एक झबले जैसा एक कपड़ा होता है, एक अटायर होता है जिसमें एक लूज गारमेंट होता है
जिसमें महिलाओं का बोसम दिखाई दिया करता था, और उस वक्त पे खिमर होता था, सर पे एक कपड़ा इस तरह से बांधा हुआ होता था, जिसकी जब महिलाएं इतना, क्योंकि आप परिवेश देखिए किस तरह का था। मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप बीच में मत बोलिए, तमीज के साथ थोड़ा रहिए, किसी के ऊपर बोलती नहीं, आप बीच में बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, आपके ऊपर नहीं बोल रही थी, मेरी बात आप पूरी होने दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप कुरान की ज्यादा जानकार है, आपको नहीं पता था मैं मुसलमान हूं, लेकिन आपको ज्यादा पता है, लेकिन आपको नहीं पता जलबाब और खिमर में फर्क क्या होता है। खिमर सर पे पहना जाता है, जलबाब नीचे पहना जाता है, जिसमें महिलाओं की बोसम कवर नहीं होता था। तो जब महिलाओं के साथ हादसे होते थे, महिलाओं के साथ हादसे हुआ करते थे, क्योंकि उनका बॉडी पूरी तरह से कवर नहीं हो पाता था जिलबाब में, तो उस वक्त ये आयत आई कि ए मोहम्मद कह दो अपनी औरतों से कि आप वो अपने चादर, अपने खिमर को सीने पे ले आए, ताकि मतलब ये था कि आप ढंग के कपड़े पहने, आप ढंग के कपड़े पहने ताकि आपका पूरा जिस्म कवर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कपड़े के ऊपर कपड़ा पहने, कपड़े के ऊपर कपड़ा पहने। बिल्कुल आप बताइए ना, बताइए, शान नज़ूल की बात करते हैं आयतों के, आप बताइए, बिल्कुल जायज नहीं है। बिल्कुल कश्मीर में सिनेमा घर जलाए गए थे, जिसको अभी वापस वहां पर शुरू किया गया है, तो ये एक बात है। वहां पे लोग, मैं कितने सारे कश्मीरियों से इस पे बात हुई, क्योंकि जब वहां पर अब दोबारा शुरुआत हुई है सिनेमा घरों की, तो उन्होंने कहा कि हमारा बचपन सिनेमा से, फिल्मों से दूर कटा है, क्योंकि हमारे देश का जो एक इंडस्ट्री है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वो पूरी दुनिया पे छाई हुई है और लोगों पे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन जो मूल सवाल है, मैं उस पर वापस आना चाहती हूँ। जब हम बात करते हैं कुरान की, जो कुरान कहता है कि आप, जो से कि रशीदी साहब कह रहे हैं कि आप पर्दा, 30 सेकंड उसके बाद आप औरतों को सर ढकना है, मुंह ढकना है, सब कुछ कवर करना है। उससे पहले ही सबसे पहले आयत और हुक्म यह है कि मर्दों के लिए कि अपनी निगाहों को नीचा कीजिए। आज तक आपने किसी इस्लामिक स्कॉलर इंस्टीट्यूशन का ये हुक्म देखा, या कोई फरमान देखा, या कोई फतवा देखा कि सब मर्द अपनी निगाहों को नीचे रखो, या अपने मुंह पे पर्दा लगवा लो, अपने मुंह पे पर्दा लगवा लो? मर्दों के लिए कोई, मर्दों के पास फ्रीडम है, कितना इस्लाम कैसे मानना है, शटल को बुर्का पहनना है, काला बुर्का पहनना है, कितना सिंथेटिक पहनना है, कितना ऊंचा नीचा पहनना है, हिजाब पहनना है, खिमर पहनना है, क्या पहनना है? आप तो माना आपने, क्या आप मानते हैं कुरान की बात को? अरे वाह 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 वाह, तो फिर तो आपको यहाँ पे आके बंद करके बैठना चाहिए था, पर्दा लगा होना चाहिए था। मैंने कब देखा गौर से, आपको बताइए, नजरे गाड़ कर देखा कभी मैंने आपको? देख रहे, मैंने कभी नजरे गाड़ कर बोलना नहीं देते सर, गाड़ना नहीं गाड़ना जोड़ी है इस्लाम। देखिए इसका एक मिनट शुरू कर देते हैं, जवाब नहीं है आप चीखना शुरू कर देते हैं, मेरी बात ही नहीं रखने देते। सवाल किया है, कहना चाहती हूँ कि जितनी चॉइस फ्रीडम आपके पास है ना, वही मेरे पास भी है। अगर आप मुझे पर्दा नहीं डाल सकते, तो मेरे पास भी चॉइस है कि मुझे सर ढकना है कि नहीं ढकना है। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जो आप अपने लिए कन्वीनियंटली चीजें बदल लेते हैं, वैसे ही हर इंसान, महिलाओं के पास भी अधिकार है।